तो शुरू करते हैं मीटिंग। फर्स्ट मीटिंग का लास्ट पार्ट शायद नहीं, एक और भी हो सकता है, देखते हैं। तो लास्ट टाइम तो हमने जो देखा था उसके अंदर ऑर्गेनिज्म के बारे में, ऑर्गेनिज्म मतलब बॉडी ब्रेन सिस्टम, बॉडी ब्रेन सिस्टम के बारे में हमने लास्ट टाइम देखा था। और उसके अंदर हमारे जो आइज़ है वो सब आइज़ भी आ जाते हैं। और बाद में डॉक्टर किंग ने 3 प्रकार के जो आइज़ बताए हैं उसकी भी बात की थी, जिसमें एक जो है डॉक्टर किंग कहते हैं आई ज़ीरो, जिसको तावरिया जी IX कहते हैं। दूसरा जो है वो सेम्बलेंस ऑफ आई, मतलब कि आई की प्रतिकृति, जिसको तावरिया जी IY कहते हैं। और तीसरा जो है वो आई प्रॉपर। तो इन 3 प्रकार के जो ये हैं आई डॉक्टर किंग ने बताए हैं। अब हमारी योग की भाषा में उसको समझना चाहे तो जिसको डॉक्टर किंग I0 कहते हैं या तावरे जी को जिसको IX कहते हैं, वो फिजिकल बॉडी है। तो ये तो एक थोड़ी दूसरी टर्मिनोलॉजी यहाँ यूज़ की है साइंटिफिक भाषा में समझने के लिए, पर हम ज़्यादातर समझते हैं फिजिकल बॉडी से। तो IX जो है या I0 कहते हैं वो फिजिकल बॉडी है। फिर जो सेम्बलेंस ऑफ आई जो है वो जो है हमारा एस्ट्रल बॉडी, और आई प्रॉपर जो है वो अवेयरनेस का क्षेत्र है। तो आई प्रॉपर जो है वो अवेयरनेस। इस 3 प्रकार की जो स्थिति है वो हमारे बॉडी ब्रेन सिस्टम के अंदर है। उसके अलावा जो स्थिति है वो स्थिति आत्मा की है, जो यहाँ इसको बीइंग के रूप में बताया है। तो पहले ही हमने देखा था कि नॉलेज और बीइंग के बारे में बात चल रही थी, और अभी ऑर्गेनिज्म के बारे में बात उन्होंने की है। तो इस तरह 3 प्रकार के हमारे अंदर बॉडी ब्रेन सिस्टम के अंदर स्थिति है। अब आगे बढ़ते हैं आज का मीटिंग 1 ऑल डिस्कोर्सेस में 57 पेज नंबर। Individuals as per diagram 1 live and act on a particular wavelength or frequencies, and individuals as per diagram 2 live and act on a particular wavelength or frequencies, and individuals as per diagram 3A live and act as per particular wavelength or frequencies। तो 3 प्रकार के मनुष्य है जिसको हम डायग्राम की भाषा में डायग्राम 1, डायग्राम 2 और डायग्राम 3A कहते हैं। डायग्राम 1 को हम रेशियो के हिसाब से 2482 भी कहते हैं, डायग्राम 2 को 5221 कहते हैं अनएस्टैब्लिश, और डायग्राम 3A जिसमें 5221 एस्टैब्लिश। अब तीनों की जो है वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी जो है वो अलग अलग है, मतलब कि उनका जो बॉडी ब्रेन सिस्टम काम कर रहा है। तो डायग्राम 1 का जो बॉडी ब्रेन सिस्टम एकदम अलग रूप से करता है, डायग्राम 2 वाले का दूसरे ढंग से करता है, और 3A वाले का तो और कुछ ढंग से करता है। तो इसीलिए तीनों की जो वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी जिसको कहते हैं वो अलग अलग है। और वही हम रेशियो में देखते हैं कि 2482, 5221 और ये 5221 एस्टैब्लिश। तो ये फ्रीक्वेंसी अलग है, इसीलिए उनका IESM केंद्रों की कामगिरी भी अलग अलग है। Three A individuals can understand diagram 1 and 2 diagram individual, but diagram 1 and 2 individuals cannot understand those on 3A as well as cannot understand themselves। अब ये एक बात है कि जब आपकी स्थिति ऊंची होती है तो नीचे वाले की स्थिति का आप ये समझ सकते हैं कि उनकी स्थिति क्या है, उसके अंदर क्या चल रहा है, या उसकी जो
IAMSM की केंद्र की कामगिरी क्या होगी। तो 3A वाला सबसे ऊपर है इसमें। तो 3A वाला जो है वो समझ सकता है कि डायग्राम 1 की स्थिति क्या है, 2 की स्थिति क्या है, और वो अपने आप को भी समझता है। पर डायग्राम 1 वाला न 2 को समझ सकता है, न 2 वाला 3 को समझ सकता है। तो नीचे वाला जो है वो ऊपर वाले की स्थिति को समझ नहीं सकते। तो फिर एक एज्यूम्सन करते हैं कि भाई ये ऐसा होगा, ये व्यक्ति ऐसी होगी। जैसे हम कोई महात्मा का चरित्र पढ़ते हैं तो हम कुछ एक एज्यूम्सन या एक अंदाज लेने का प्रयत्न करते हैं, हाँ ये इनकी ऐसी स्थिति होगी, पर एक्चुअली हम वो स्थिति समझ नहीं सकते हैं क्योंकि हम वो स्थिति के ऊपर पहुंचे नहीं हैं। तो ये बात यहाँ है। Hence the saying birds of a feather flock together, मतलब कि समान पीछा वाले जो पक्षी का समूह होता है वो साथ में उड़ता है। तो यहाँ 3A वाले जो है वो 3A वाले को समझ सकते हैं, शायद 1 वाले को समझ सकते हैं, 2 वाले डायग्राम 2 वाले डायग्राम 2 को समझ सकते हैं। इसीलिए ये जो एक कहावत है ये यहाँ उन्होंने कही है कि समान पीछे वाले पक्षी का समूह साथ में उड़ते हैं। इन योग सूत्र से पतंजलि डिस्क्राइब्स IY एज द इनर मैन, द अदर ऑर्गेनिज्म मोर सेंसिटिव। अब जैसे हमने अभी देखा कि IX IY, तो IX फिजिकल बॉडी और IY जो है वो एस्ट्रल बॉडी है। तो योग सूत्र के अंदर महर्षि पतंजलि ने IY को इनर मैन के रूप में कहा। तो तावरिया जी ने 3 प्रकार के इसकी कैटेगरी या 3 प्रकार के मनुष्य बताए हैं। उसमें उन्होंने कहा कि फिजिकल मैन, इनर मैन एंड स्पिरिचुअल मैन, ये 3 प्रकार के मनुष्य उन्होंने उनके पर्पज वगैरह में लिखा है। तो फिजिकल मैन तो हम समझ सकते हैं कि जो फिजिकल लेवल पर जीता है वो। फिर जो है ये एस्ट्रल जो बॉडी वाला जो है, मतलब एस्ट्रम बॉडी से जिसकी थोड़ी वो स्थिति ऊंची है, जिसको ये वो IY भी कहते हैं, वो जो है वो एस्ट्रल वाले की स्थिति, ये IY की जो स्थिति है ये है, और इसको वो इनर मैन कहते हैं। और तीसरा जो है वो स्पिरिचुअल मैन है, मतलब आध्यात्मिक पुरुष जो काफ़ी ऊंची स्थिति वाला व्यक्ति है, उसको स्पिरिचुअल मैन भी उन्होंने कहा है। तो यहाँ की कहते हैं कि IY एज द इनर मैन, द अदर ऑर्गेनिज्म। द अदर मतलब पहली बात फिजिकल की हुई थी, अब ये एस्ट्रल की बात है, मोर सेंसिटिव, कि जो एस्ट्रल बॉडी जो है वो हमारा एकदम सेंसिटिव, संवेदनशील है। और इसके लिए जो योग सूत्र में जो सूत्र है वो यहाँ कहते हैं, तो कोट, अप टिल नाउ द इनर मैन हैज आइडेंटिफाइड हिमसेल्फ विद द फॉर्म, दैट इज IX ऑर्गेनिज्म, एंड विद द एक्टिव मॉडिफिकेशन। तो अब तक जो ये जो IX वाले की स्थिति, मतलब कि जो फिजिकल मैन जो है, इसकी जो स्थिति है वो उसने अपने आप को आइडेंटिफाई अपने से करके रखा था, और उसके अंदर जो चित्तवृत्ति, एक्टिव मॉडिफिकेशन, जो सतत चित्तवृत्ति जो ब्रेन के अंदर बनती रहती है, उसके साथ वो आइडेंटिफाइड है। तो ये स्थिति IX वाले की है, मतलब कि जो फिजिकल लेवल के ऊपर जीता है वो अपने आप में भी आइडेंटिफाइड है, और अपनी चित्तवृत्ति जो है उसके साथ में भी आइडेंटिफाइड है। He clarifies by saying Ishwar is the soul, being untouched by limitations, free from karma and desire। तो यहाँ वो और एक बात क्लियर करते हैं कि बीइंग के बारे में, कि ईश्वर इज द सोल बीइंग। तो ईश्वर जो है वो सोल है, बीइंग है, और वो कैसा है कि अनटच बाय लिमिटेशंस, कोई लिमिटेशंस, कोई मर्यादा उसको टच नहीं कर सकती है, और वो अपने कर्म और अपनी इच्छाओं से भी मुक्त है। मतलब कि वो जो कर्म करते हैं उससे वो बाध्य नहीं है, उसका फल उसको भुगतना नहीं पड़ता है, और वो जो कोई कल्याण के लिए इच्छा करता है तो वो भी उसको बाध्य नहीं है, उसको वो बंधन नहीं है। अब देखो यहाँ शब्द यूज किया, ईश्वर इज द सोल। अब नॉर्मली ईश्वर शब्द जो है हम
भगवान के बारे में ही वापरते हैं, आत्मा के बारे में नहीं वापरते हैं। पर जो योग सूत्र है, योग सूत्र के अंदर ईश्वर शब्द जो है वो आत्मा के बारे में बताया है, क्योंकि आत्मा और परमात्मा जिसको भगवान कहते हैं, ईश्वर कहते हैं, वो दो अलग है ही नहीं। इसीलिए जो ईश्वर की या आत्मा की क्वालिटी है वही परमात्मा की क्वालिटी है। इसीलिए यहाँ ईश्वर को सोल के रूप में, मतलब कि ईश्वर और सोल वो अभिन्न है, दोनों एक ही है। हाँ, एक है कि एक समष्टिगत है, एक व्यक्तिगत है, मतलब कि इंडिविजुअल का लेवल पर जो सोल जिसको हम कहते हैं वो इंडिविजुअल लेवल पर है, जिसको हम ईश्वर, भगवान, परमात्मा कहते हैं वो समष्टिगत है। इतना ये समझना है। सो दिस इनर मैन इज नॉट द बीइंग, ही सेज फर्दर, ईश्वर द गुरुदेवा being unlimited by time conditions is the teacher of the primeval lords। अब ये दूसरा सूत्र के अंदर कहते हैं कि ईश्वर जो है वो ईश्वर को ही गुरुदेव कहते हैं, क्योंकि जब साधक का प्रत्यार के आगे जाता है तब उसको फिर ये अंदर का ईश्वर जो है उसको गुरुदेव मानकर उसका मार्गदर्शन लेना पड़ता है। उसके ये प्रत्यार के ऊपर धारणा, ध्यान, समाधि का मार्गदर्शन कोई बाहर की व्यक्ति दे नहीं सकता है, वो अंदर का आत्म तत्व से ही लेना पड़ता है, अंदर के ईश्वर से लेना पड़ता है। इसीलिए इसको जो यहाँ इस तरह कहा है कि जो ईश्वर है वो गुरुदेव है। बीइंग अनलिमिटेड बाय टाइम कंडीशन, वो काल से बंधित नहीं है, वो काल की मर्यादा के अंदर नहीं है, वो काल से भी ऊपर है, कालातीत है जो ईश्वर तत्व या गुरु तत्व या आत्म तत्व है वो। और वो टीचर ऑफ द प्राइमेवल लॉर्ड्स, तो जो आदि गुरु थे, आदि देव जो थे, उनके भी, देवों के भी ये गुरु है, या गुरुओं का भी गुरु उसको कहते हैं। मतलब कि आत्म तत्व है वो सबसे बड़ा गुरु है, उससे बड़ा गुरु तत्व कोई है नहीं। बाहर जो गुरु है वो फिजिकल लेवल के अंदर जो गुरु काम करते हैं उसका, और ये जो आत्म तत्व गुरु तत्व है वो दोनों में काफ़ी अंतर है, क्योंकि वो अंदर का जो गुरु तत्व है वो ईश्वर तत्व है और वो गुरुओं का भी गुरु है। दिस इज द बीइंग एज डिस्टिंक्ट फ्रॉम द इनर मैन, दैट इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम फॉर्म और फिजिकल बॉडी। तो बीइंग जो है वो इनर मैन तो है ही नहीं, मतलब न बीइंग जो है हमारा आत्म तत्व है, न फिजिकल है, न एस्ट्रल है, न कुछ और कुछ है, न इवन मेंटल है, और या जो भी कुछ कहे अंदर हमारे सिस्टम के अंदर वो कुछ भी नहीं है। बीइंग जो है आत्म तत्व है वो सबसे परे की चीज है। टू समराइज, डॉक्टर किंग सेज दैट देयर इज द वन I0 या IO टू द semblance of I and 3 real I। We say there is the physical body IX, the astral body IY, and there is self which makes the body system complete, which is distinct from soul or Atman. Accordingly, the astral body or the inner man is the emotional body or real experiencer in coordination with the form, that is organism। अब पहली बात, डॉक्टर किंग ने जो 3 प्रकार के जो आई बताए हैं, I0, द semblance ऑफ आई, और रियल आई, या पहले प्रॉपर आई भी कहा था। अब देखो आगे हमने देखा कि रियल आई या प्रॉपर आई जो है उसको उन्होंने अवेयरनेस कहा है। तो एक बात ये है कि ये रियल आई जो है वो शब्द खास करके गुरजीएफ सिस्टम से आया है, तो उसमें रियल आई को एक कॉन्शियसनेस के रूप में बताया गया है, पर ये हकीकत में अवेयरनेस की स्थिति है। कॉन्शियसनेस अभी और दूर है, तो 3B की स्थिति है, तो वो रियल आई की स्थिति है। अभी 3C की यह साधना या यात्रा बाकी है। और रियल आई जो है वो भी कोई कम चीज़ नहीं है 3B की स्थिति, क्योंकि वो चित्ती इटसेल्फ है। चित्ती शक्ति जो है वो जो ये भू भुव स्व की जो गॉड हेड है, ईश्वर तत्व है, भगवान है, ये भू भुव स्व का, तो वो कोई सामान्य चीज़ तो है नहीं। तो कभी कभार क्या होता है कि साधक को इसका साक्षात्कार होता है,
तो गलती से वो ऐसा समझ लेते हैं कि उसको कॉन्शियसनेस या चैतन्य का अनुभव हो गया है, और ये गलती बहुत होती है क्योंकि तावरिया जी का जब हम लिटरेचर पढ़ते हैं तो उसमें पता चलता है कि जो बड़े बड़े संत महात्मा लोग हैं वो भी 3B के ऊपर होते हैं, पर उनको ऐसा लगता है कि उन्होंने आत्मा तत्व की अनुभूति कर ली है, पर ऐसा होता नहीं है। तो ये चित्ती का प्रकाश कभी साधक के अंदर आता है तो इस तरह का एक गलतफहमी हो सकती है कि ये आत्मा का प्रकाश आ गया, क्योंकि जब आप कॉन्शियसनेस के अंदर जाएंगे, उसका दायरे में आएंगे, तभी अवेयरनेस क्या है और कॉन्शियसनेस क्या है उसका डिफरेंस में पता आपको लगेगा। जब आप अवेयरनेस के क्षेत्र में ही है तो कॉन्शियसनेस का अभी अनुभव नहीं है, फिर भी आप एक ऐसी भ्रमना हो सकती है कि हाँ ये कॉन्शियसनेस का अनुभव हुआ। तो ये दोनों के अंदर एक अंतर है, और कॉन्शियसनेस जो है वो उसकी यात्रा बहुत आगे की है, जिसको हम बड़े बड़े महान संत कहते हैं उनको भी इसकी यात्रा आगे करनी पड़ती है, और ये सब तावरिया जी ने पर्पज ऑफ बर्थ एंड डेथ में बताया है। तो ये जो डॉक्टर किंग रियलाइज जिसको कहते हैं वो अवेयरनेस की स्थिति, इसको हमें समझना है। अभी ये आत्मा की स्थिति नहीं है। वी से देर इज द फिजिकल बॉडी IX, द एस्ट्रल बॉडी IY, एंड देर इज सेल्फ विच मेक्स द बॉडी सिस्टम कंप्लीट, विच इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम सोल और आत्मा। तो यहाँ ये बात पहले भी उन्होंने कही कि फिजिकल बॉडी IX है, एस्ट्रल बॉडी IY है, और तीसरा जो है सेल्फ मतलब जीवात्मा। तो ये दोनों को मिलके जीवात्मा बनता है। एक आत्मा अलग है और जीवात्मा अलग है। फिजिकल और एस्ट्रल दोनों जब मिलते हैं और कोऑर्डिनेशन में काम करते हैं तो वो जीवात्मा इसको कहते हैं सेल्फ। पर इसमें सेल्फ में एस, छोटा एस है। जब हम सोल कहते हैं जिसमें एस बड़ा होता है, कैपिटल एस होता है, तो वो बीइंग या आत्म तत्व है। तो जब आप पढ़ते हैं ये, तो ये डिफरेंस आपको समझ में आना चाहिए कि यहाँ जीवात्मा की बात की है या आत्मा तत्व की बात की है। और वो जो जीवात्मा है वो बॉडी सिस्टम के अंदर कंप्लीट रूप में है, और वो सोल और आत्मा से भिन्न है, डिस्टिंक्ट है। Actually, the astral body or the inner man is the emotional body or real experiencer in coordination with the form that is organism. अब एस्ट्रल बॉडी या जिसको इनर मैन भी कहते हैं वो इमोशनल बॉडी, इसको इमोशनल बॉडी भी कहा जाता है। एस्ट्रल बॉडी को ही इमोशनल बॉडी कहते हैं, और वो रियल एक्सपीरियंसर है। हमें जो अनुभूति होती है दिन भर में, या सुख दुख की अनुभूति, सब कुछ जो जो अनुभूति होती है, ये अनुभूति हमारा इनर मैन को या जो अंदर का एस्ट्रल बॉडी है, और एस्ट्रल बॉडी और अब कोऑर्डिनेशन में, मतलब कि एस्ट्रल और फिजिकल जो फॉर्म है वो फिजिकल है और ये एस्ट्रल है, दोनों को मिलके जो बनता है, और वो ऑर्गेनिज्म है, देह तंत्र है। तो देह तंत्र के अंदर फिजिकल एस्ट्रल दोनों आ जाता है, और ये कोऑर्डिनेशन में काम करते हैं, तो वो सेल्फ जीवात्मा के रूप में कहलाता है। बट ईच ऑर्गेनिज्म इज नॉट अवेयर ऑफ द अदर, नॉर आर दे अवेयर ऑफ द आत्मन और ईश्वर। अब जो है फिजिकल बॉडी जो है वो एस्ट्रल के बारे में जानता नहीं है, वो अवेयर नहीं है एस्ट्रल क्या है। एस्ट्रल जो है वो फिजिकल के बारे में भी इतना नहीं जानता है, और ये दोनों जो है वो आत्मा के बारे में कुछ नहीं जानते हैं। Unless they work co-jointly and coordinate into a single body system, only then is one a disciple, Arjun, ready to be guided by Ishwar or soul or Atman, Lord Krishna. तो ये जो है जब ये दोनों एक साथ में काम करना चालू कर देंगे तब उसको सिंगल बॉडी फिर कहा जाएगा। और वो एक अब ये इतना तैयार हो गया है, मतलब कि अब ये प्रत्यार की स्थिति में आ गया, दोनों एक साथ में काम करने लगते हैं। तो ये एक अंदर डिसाइपल, जिसको शिष्य कहते हैं और जिसको आगे का मार्गदर्शन की जरूर है, ऐसा शिष्य। तो वो शिष्य जो है वो अभी अंदर का गुरु आत्मा तत्व है या ईश्वर है, उससे मार्गदर्शन लेना चालू करता है। तो सिंबॉलिकली यहाँ ऐसे शिष्य को अर्जुन कहा,
और अंदर का जो आत्म तत्व है उसको लॉर्ड कृष्ण कहा। सो द क्वेश्चन arises as a how a to bring about the coordination between organism Ix, that is form, and Iy, the inner man, which together form the self, the real disciple। तो पहला तो प्रश्न ये है कि ये दोनों को कोऑर्डिनेट किस तरह किया जाए, क्योंकि हमारा जो अभी जो है वो फिजिकल बॉडी अपने ढंग से काम कर रहा है, एस्ट्रल बॉडी अपने ढंग से काम कर रहा है, दोनों के अंदर कोऑर्डिनेशन तो है नहीं। तो पहला काम ये करना है कि दोनों के बीच में, फिजिकल एस्ट्रल के बीच में कोऑर्डिनेशन करना है। तो वो किस तरह हो पाएगा, और वो दोनों जो है वो फिर सेल्फ या रियल डिसाइपल बनता है। बी, हाउ कैन द गल्फ एग्जिस्टिंग बिटवीन अवेयरनेस एंड कॉन्शियसनेस बी ब्रिज, और हाउ द फॉर्म एंड द इनर मैन कुड बी योक टू द बीइंग। तो दूसरा प्रश्न ये है कि जो अवेयरनेस और कॉन्शियसनेस के बीच में जो एक खाई है, गल्फ है, उसको किस तरह ब्रिज किया जाए, उसको किस तरह कंप्लीट किया जाए। जैसे कि या ऐसा कहे कि जो फॉर्म और इनर मैन है, मतलब कि फिजिकल बॉडी और एस्ट्रल बॉडी के बीच में जो एक खाई है, इसको किस तरह जोड़ा जाए, योग किया जाए, और वो बीइंग के साथ इनको किस तरह जोड़ा जाए। तो फिजिकल बॉडी, एस्ट्रल बॉडी और फिर बीइंग के साथ जोड़ना। तो पहले तो एक काम करना ये पड़ता है कि फिजिकल को एस्ट्रल के साथ जोड़ने का काम करना पड़ता है, उसमें सालों लग जाते हैं। उसके बाद में ये दोनों जीवात्मा के रूप में तैयार होते हैं, तो फिर अब जीवात्मा को आत्मा के साथ जोड़ना होता है। पर किस तरह, क्या कोई मेथड है, प्रश्न ये है यहाँ। ओनली वेन A and B are worked for and achieved could the final steps of dharana and dhyan be taken। तो ये दो चीज़ जब बनेगी तो पहला तो फिजिकल और एस्ट्रल का कोऑर्डिनेशन बनना चाहिए, और दूसरा जो है ये दोनों का बीइंग के साथ में, आत्म तत्व के साथ जुड़ा हुआ होना चाहिए। ये दोनों चीज़ बनेगी, इसके बाद में जाके धारणा ध्यान की जो साधना है वो कर सकते हैं, उसको अचीव कर सकते हैं। मतलब कि धारणा ध्यान कितना ऊंची स्थिति है कि पहले तो हमारा तो फिजिकल और एस्ट्रल का कोऑर्डिनेशन ही नहीं है, और फिर दोनों का फिर जो है वो बीइंग के साथ जोड़ना है। अब इस तरह की जब प्रैक्टिस होती है तो वो धारणा और ध्यान की प्रैक्टिस कहलाती है। यहाँ समाधि की तो बात ही नहीं करते। इसीलिए मैंने पहले कहा कि जो समाधि की बात है, या जिसको हम 3 C's का स्टेज कहते हैं, वो इतना रेयर है कि शायद कोई एक दुर्लभ व्यक्ति, इसीलिए गीता में भी कहते हैं ना कि मनुष्य नाम सहस्त्रेषु, जो हजारों लोग होते हैं, लाखों या अब तो करोड़ लोग कह सकते हैं, मिलियंस ऑफ, तो उसमें से कोई एक व्यक्ति जो है वो मुझे तत्वतः जानता है। ऐसा गीता में भी ये श्लोक है, बहुत फेमस श्लोक है, मनुष्य नाम सहस्त्रेषु। तो हजारों लोगों में से कोई ही एक परम तत्व को या आत्म तत्व को का अनुभव कर सकता है। इसीलिए ये स्थिति बहुत ऊंची स्थिति है। ये इससे पहले तो धारणा ध्यान तक पहुंचने में जन्मों जन्म लग जाते हैं। इट कुड बी दैट वन मे डाई टू अवेयरनेस एंड बी born into consciousness, that is one may cease to be an organism or an experiencer and be pure being, but then the organism and the experience will never know what being or consciousness is. So could one being awareness to consciousness or yok organism form an experiencer inner man to being। अब एक यहाँ एक बहुत ऊंची स्थिति की बात बताई है। शायद ही ऐसी कोई व्यक्ति होगी कि यहाँ क्या कहते हैं कि ऐसा भी हो सकता है, इट कुड बी, कि वन में डाई टू अवेयरनेस एंड बी बॉर्न इन टू कॉन्शियसनेस। इसका मतलब क्या, ये बहुत गहरी बात यहाँ उन्होंने की है कि अब जो है वो अवेयरनेस से के दायरे में से निकल गया, मतलब कि अब जो है उसकी ये 3B की
स्थिति जो है वो बन गई और उसके बाद में वो यहाँ से जंप मार के कॉन्शियसनेस का अंदर, तो 3C की जो स्थिति है उसके अंदर चला गया और वहाँ जो है वो उसका ऑर्गेनिज्म और उसका जो अनुभव करने वाला अंदर जो है वो, और जो ये उसका बीइंग है। पर अभी वहाँ कहते हैं कि तकलीफ ये हो सकती है वहाँ कि फिर वो व्यक्ति जो चैतन्य के अंदर, कॉन्शियसनेस के अंदर आ गया और हो सकता है कि वो वहाँ से वापस अवेयरनेस का इसमें नहीं आता है, तो वो ऑर्गेनिज्म और जो उसका देह तंत्र है या जो उसका अंदर का इनर मैन है, एक्सपीरियंसर है, वो जो बीइंग जो है वो बीइंग जो है वो ये दोनों तत्वों को फिर वापस उसका अनुभव नहीं कर पाएगा। तो ऐसी कोई एक स्थिति की, यहाँ गहरी स्थिति की बात कर रहे हैं कि कॉन्शियसनेस में चला जाता है पर फिर नहीं आ सकता है और अवेयरनेस के क्षेत्र में और चैतन्य में। और ऐसा भी कई बार हम कोई स्टोरी सुनते हैं कि व्यक्ति चैतन्य के अंदर स्थिर हो जाता है, फिर वो ये दुनिया के लिए निकम्मा बन जाता है, मतलब कि वो दुनिया की इसमें सेट नहीं हो सकता, क्योंकि वो उसका अब जो ये नीचे का ऑर्गेनिज्म के साथ का संपर्क है वो नाम मात्र का है, वो उसका खाली एक क्रिया के रूप में या एक अस्तित्व दिखाने के लिए एक वो रहता है, पर वो हमेशा वो स्थिति के अंदर चैतन्य की स्थिति में रहता है। तो ये यहाँ एक बहुत डिफिकल्ट स्थिति बन जाती है। विल नेवर नो, ये शब्द बहुत इम्पोर्टेंट है, व्हाट बीइंग और कॉन्शियसनेस। तो ऑर्गेनिज्म फिर उसका जो है वो जान नहीं पाएगा कि ये आत्म तत्व क्या है। वो उसने खुद ने आत्म तत्व का अनुभव कर लिया क्योंकि वो कॉन्शियसनेस के अंदर चला गया, पर बॉडी ब्रेन सिस्टम अनुभव नहीं कर पाएगी, ये एक तकलीफ है। सो कुड बी वन ब्रिज अवेयरनेस टू कॉन्शियसनेस और योक ऑर्गेनिज्म फॉर्म एन एक्सपीरियंसर इनर मैन टू बीइंग। तो यहाँ वो सवाल पूछते हैं, तो कोई क्या ये ऐसा हो सकता है कि अवेयरनेस और कॉन्शियसनेस को जोड़ा जाए, उसके बीच में ब्रिज बनाया जाए, या और जो ऑर्गेनिज्म है और एक्सपीरियंस है, मतलब फिजिकल बॉडी और एस्ट्रल बॉडी जो है उसको बीइंग के साथ जोड़ा जाए। तो क्योंकि ये करने पर जो ऊपर की स्थिति भी हो सकती है, ये हम एक एज्यूम कर सकते हैं, ये कहना बहुत मुश्किल है, पर यहाँ कुछ ऐसी बात वो क्या करते हैं। द ब्रिज इज द इंटरमीडिएट कंडीशन ऑफ सेल्फ और द ट्रू डिसाइपल। अब जो ब्रिज बनता है अवेयरनेस और कॉन्शियसनेस के बीच में, एक व्यक्ति है वो कोई ब्रिज के ऊपर खड़ा है, तो मतलब ये साइड पर भी नहीं है, वो साइड पर भी नहीं है, तो ब्रिज जो है वो इंटरमीडिएट कंडीशन, एक मध्यम अवस्था बताता है सेल्फ की या थ्रू डिसाइपल की। सो इट बॉइल्स डाउन टू नो what that bridge is or the intermediate condition is a coordination of organism and experience। तो ये जो है, ये जो ब्रिज के ऊपर जो आ गया है, या एक जो बॉडी है हमारा अभी जो ब्रिज पर नहीं पहुंचा है, वो इसलिए एक तड़पता है, एक बॉइलिंग की स्थिति का एक अनुभव करता है अंदर, एक जैसे तपता है वो व्यक्ति के ये क्या है, ये ब्रिज क्या है, उसका किस तरह अनुभव किया जाता है, या ये इंटरमीडिएट कंडीशन क्या है, तो ब्रिज पर पहुंचने की स्थिति क्या होगी, मतलब कि ये कोऑर्डिनेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड एक्सपीरियंस का, दोनों का जुड़ाव। तो ब्रिज दो जगह पर है, ये हमने देखा। एक जो ब्रिज है वो फिजिकल बॉडी और एस्ट्रल बॉडी के ब्रिज में टीचर्स, प्रीचर्स, ऑथर्स यूज द वर्ड ट्रांसफॉर्म, बट बाय no stretch of imagination can either the organism or the experiencer or the self could be transformed into the being or subject. They can be yoked to the being and that is the purpose of yoga. अब देखो ये ट्रांसफॉर्म की बात भी बहुत होती है हर जगह पर कि भाई आपका, और लोग शब्द वापरता है बीइंग को ट्रांसफॉर्म करो। अब बीइंग आत्म तत्व है, उसको किसमें ट्रांसफॉर्म करेंगे? तो ये ट्रांसफॉर्मेशन बीइंग का कभी हो ही नहीं सकता है,
तो जो ये हम चाहे कितनी भी इमेजिनेशन कर ले, कल्पना कर ले, फिर भी ये संभव नहीं है। हाँ, इतना हो सकता है कि जो हमारा ये जो बॉडी ब्रेन सिस्टम है या ऑर्गेनिज्म है, उसको जो है वो हम बीइंग के साथ में जोड़ सकते हैं। तो इतना हो सकता है कि ये बॉडी ब्रेन सिस्टम बीइंग के साथ में जुड़ गया, तो एक योग का पर्पस वही है और इस तरह काम हो सकता है। पर इसको ट्रांसफॉर्म नहीं किया जाता है, और ऑर्गेनिज्म है उसको बीइंग के अंदर रूपांतरण नहीं किया जाता है। But the organism and the experiencer or both together, that is the self, need much self education, that is one to once and for all time to set aside all knowledge, however much it may have accumulated, to a sincere joyful surrender that it or they, means body or bodies, know not and be kindly enlightened. 3. A sustaining adherent love and a waiting for the near impossible to happen, and whilst thus waiting to cleanse all the dirt and muck of the animal type of accumulated over the ages. तो ये 3 प्रकार की स्थिति जो है वो ये जो जीवात्मा है या हमारा ऑर्गेनिज्म और इनर मैन है, एक्सपीरियंसर है, मतलब फिजिकल बॉडी और एस्ट्रल बॉडी जो दोनों मिलके अब उसको क्या करना है, उनको सेल्फ एजुकेट करना पड़ेगा। तो सेल्फ एजुकेट किस चीज़ के अंदर कि एक तो जितना उसने अब तक में ज्ञान प्राप्त कर लिया है किसी भी चीज़ का, बाहर से जो ज्ञान उसने लिया है उसका विसर्जन करना पड़ता है, उसको छोड़ देना पड़ता है, तो उसको बाजू पर रख देना पड़ता है। तो पहला काम ये करना पड़ेगा सेल्फ एजुकेशन के अंदर कि जो जो उसने जाना है, समझा है बाहर से, वो सबको वो छोड़ देता है। दूसरा, वो सिंसियर और एक आनंदित स्थिति के अंदर एक वो शरणागति, सरेंडर का भाव लेता है, और वो जो बॉडी है या एक बॉडी है या दोनों बॉडी है, मतलब जीवात्मा दोनों मिलके जो है वो उसको सरेंडर होना पड़ता है, और वो अब कोई नया ज्ञान लेता नहीं है, और फिर वो जो कृपा है उससे वो फिर एनलाइटन होता है, प्रबुद्ध हो सकता है। तो ये उसका दूसरा काम ये करना पड़ेगा कि सरेंडर हो जाना पड़ेगा, और अब नया कुछ जानने का उसको प्रयत्न नहीं करना है, और वो अंदर से किस तरह प्रबुद्ध हो सकता है वो इसको ये करना है। और तीसरा जो है वो उसको उसके अंदर एक गहरी प्रेम की अवस्था है, उसको उसे मेंटेन करना है, और एक वेटिंग की स्थिति के अंदर एक इंतजार करना रहता है। को आत्मा और परमात्मा का मिलन जिसको हम कहते हैं, या फिर ये जीवात्मा और आत्मा का मिलन जिसको कहते हैं, वो उसके अंदर बहुत लंबा समय जाता है, और साधक के अंदर अगर इतनी धीरज नहीं है, जन्मों जन्म तक उसको वेट करना पड़ता है, तो उसको बहुत धीरज रखना पड़ता है। और वो धीरज इसलिए रखना पड़ता है कि जो नियरली इम्पॉसिबल टू हैपन जो है, वो जो ऐसे असंभव जैसी चीज़, मतलब परम तत्व को प्राप्त करना एक असंभव सी चीज़ है, और इसके लिए उसको लंबे समय तक वेट करना पड़ता है। पर वेट करने में वो खाली बैठा नहीं रहेगा, उस दौरान भी, क्योंकि उसमें भी बार बार उसको जन्म तो लेना पड़ेगा, तो उस दौरान भी उसने जो अनेक जन्मों, पूर्व के अनेक जन्मों के अंदर जो कचरा इकट्ठा किया है, अशुद्धि इकट्ठी की है, वो उसको साफ करना पड़ेगा। तो जैसे हर साधक का एक काम होता है कि जब तक वो आत्म तत्व को प्राप्त नहीं कर लेता है, तब उसको शुद्धि की प्रक्रिया में जुड़ा रहना पड़ता है, और इसीलिए ये जो योग का मार्ग है वो शुद्धि का मार्ग है। योग के अंदर ये अनेक जन्मों तक हम एक तो वेटिंग में भी है और शुद्धि का काम भी कर रहा है। जब तक आत्म तत्व का अनुभव नहीं होता है तब तक हमें ये प्रक्रिया चालू रखनी पड़ती है।
The normal awareness is merely automatic living, passive awareness, where of the millions of events the organism barely register a very few. अब जो हमारी सामान्य अवेयरनेस की स्थिति है, जागृति की स्थिति है, वो उसके अंदर हम जो ऑटोमेटिक जीवन जीते हैं, हर चीज़ जो ऑटोमेटिक करते हैं, अपने आप में करते हैं, या कहें कि होती है, करते हैं के बदले में भी। जैसे ड्राइविंग, तो कहते हैं कि ड्राइविंग करते हैं पर ऑटोमेटिक हो जाता है। हर चीज़ जो है हमारा पूरी की पूरी दिन भर में हम शायद ही रियल जो अवेयरनेस या जिसको एक्टिव अवेयरनेस कहते हैं वो उस तरह जीते हैं। हम पैसिव अवेयरनेस से जीते हैं जो नॉर्मल अवेयरनेस है, और उसके अंदर सब ऑटोमेटिक होता रहता है, कोई ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं होती है। और उसमें क्या होता है कि उस दौरान लाखों घटनाएं तो घटती है इस दौरान, पर उसके प्रति हमारा ध्यान नहीं जाता है और इसके लिए वो चीज़ रजिस्टर नहीं होती है। बहुत कम चीज़ जो है, बहुत कम घटनाएं जो है वो हमारा अंदर IESM केंद्र के ऊपर रजिस्टर होके मेमोरी बनती है। It is a pity that events that are very sad or happy, that is strongly negative or positive, are registered. Hence the organism registers pain and pleasure, that is the pairs of opposites, and that too of high intensity can only be registered and experienced. अब क्या होता है कि क्योंकि हम पैसिव अवेयरनेस से जीते हैं तो कुछ रजिस्टर नहीं होता है, पर कुछ चीज़ रजिस्टर होती है कि जिसके अंदर इंटेंसिटी ज़्यादा है, जो घटना के अंदर इंटेंसिटी ज़्यादा होती है। और ज़्यादातर जो नेगेटिव स्थिति है उसके अंदर इंटेंसिटी, मतलब कि जब हम नेगेटिव जल्दी बन जाते हैं तो उसके अंदर एक इंटेंसिटी हमेशा होती है, और हम पॉजिटिवली इंटेंस तो बहुत कम बनते हैं। शायद ही कोई ऐसा एक सुखद अनुभव हो कि जिसमें हम पॉजिटिवली ये हो सके और उसका रजिस्ट्रेशन हो सके। ज़्यादातर तो हम नेगेटिवली स्ट्रॉन्ग इमोशन जब हमारे आते हैं तब वो चीज़ का हमारे अंदर रजिस्ट्रेशन हो जाता है और उसका हमें एक्सपीरियंस होता है। अब वो चीज़ है उसको यहाँ पेयर्स ऑफ अपोजिट कहते हैं, जिसको द्वंद्व कहते हैं। मतलब कि पेन एंड प्लेजर, सुख और दुख जो है, जो इंटेंसिटी से बनते हैं, वही चीज़ ज़्यादातर इसमें रजिस्टर्ड होती है। In a lifespan of 70 years, the organism barely registers, that is, has hardly experienced actively more than equivalent of one human Earth year. देखो अब कितना इसका ये रेशियो बताते हैं कि 70 ईयर्स की जो जिंदगी है हमारे अंदर, तो उसके अंदर 70 ईयर्स में से मतलब जो थोड़ा करके जो रजिस्टर होता है तो एक साल का, तो 70 ईयर्स की लाइफ में अंदर एक साल का ही हमारा रजिस्ट्रेशन होता है। वो एक साथ में नहीं होता है, जो घटना ऐसी होती है उसका, पर उसको सबको इकट्ठा किया जाए तो समझो कि एक साल का जो घटनाएं हैं वो इतनी हमारे अंदर उसका रजिस्ट्रेशन होता है। रिपीटेशन ऑफ द सेम एक्सपीरियंस विच इज़ नॉर्मल इज़ नॉट फ्रेश एंड एक्टिवली रजिस्टर्ड एक्सपीरियंस। अब कई अनुभव ऐसे होते हैं कि जिसका बार बार रिपीटेशन होता है तो उसका वो फ्रेश या एक्टिव रजिस्ट्रेशन नहीं होता है। But in the hope of building the bridge, in the name of religion, theology, philosophy, yoga, TM, etc., one should be on guard not to fall into the awful chasm between awareness and consciousness through self-hypnosis or hallucination, and in that case it will be total oblivion. अब जब हम इसको एक ये अवेयरनेस या कॉन्शियसनेस के बीच में एक जो ब्रिज बनाने का एक आशा रखते हैं कि भाई ये जो एक खाई है उसको मिटा दिया जाए, या फिर फिजिकल या एस्ट्रल के बीच में की जो खाई है, छोटी खाई, उसको कंप्लीट किया जाए, तो उसके अंदर जो हमारे जो धर्मों ने जो कुछ कहा है, धर्मशास्त्रों ने कहा है
या फिलोसॉफी, जो सोकॉल योगा वगैरह वगैरह जो कुछ बाहर जो बताया जाता है, वो चीज़ों के अंदर जब ये सब बातें हम आते हैं और या हम उसको सुनते हैं, तो हमें एक सावध रह जाना चाहिए कि इससे हो सकता है कि हमारे अंदर एक सेल्फ हिप्नोसिज्म या एक हेल्यूसिनेशन, भ्रम की स्थिति या स्वसम्मोहन की स्थिति उत्पन्न हो जाए। तो ये ब्रिज तो बनेगा नहीं, पर एक अंदर ऐसी भ्रमना हो जाएगी कि इससे ये हो गया है या ऐसा कुछ भ्रमना बन जाती है। तो ये जैसे आगे हमने देखा कि भाई अवेयरनेस के क्षेत्र के अंदर भी कॉन्शियसनेस की एक भ्रमना होती है। इस तरह ये ब्रिज की जब बनता है, बनाने का प्रयत्न होता है और कुछ सुन के ये करते हैं, तो वहाँ एक भ्रमना की स्थिति बन जाते हैं। और फिर अगर ऐसा बनता है तो सब कुछ जो है वो उसका विस्मरण हो जाएगा। जो चीज़ जो है वो फिर हमारे हाथ में कुछ नहीं रहेगा। Care should be taken to know that the nature of such activity is not mental, emotional or sensory experience, for these are precisely the neurological processes of the organism। अब यहाँ एक बात समझने की या यहाँ एक केयर लेने की ज़रूरत ये है कि जब हम ये ब्रिज बनाने की बात करते हैं तो वो चीज़ कोई मेंटल, इमोशनल और सेंसरी एक्सपीरियंस नहीं है। मतलब वो कोई भावात्मक रूप में या मानसिक रूप में या इंद्रियों का अनुभव नहीं है, क्योंकि ये तो जो है ये मेंटल, इमोशनल और सेंसरी अनुभव है, ये तो न्यूरोलॉजिकल प्रोसेस है ऑर्गेनिज्म की। उससे ये ब्रिज बनाने की जो बात है वो उसके साथ लेना देना नहीं है। वो कुछ और चीज़ होती है या और ढंग से बनता है। तो वो एक्टिविटी जो है वो ये मेंटल, इमोशनल और वो ये चीज़ नहीं है। सो व्हाट इज और आर द अदर एक्टिविटी और एक्टिविटीज ऑफ दिस डेवलप्ड सेल्फ। तो अगर डेवलप सेल्फ किस तरह बनाया जाए या डेवलप सेल्फ बन गया है तो उसकी क्या एक्टिविटी हो सकती है, वो क्या किस तरह काम करता है, क्या हो सकता है। इट इज द नेचर ऑफ द ऑर्गेनिज्म विच इज नॉट फुल्ली डेवलप्ड टू सर्वाइव ऑटोमेटिकली, दैट इज पैसिव रजिस्टरिंग, इवन accepting pain, and so it is necessary as the first step to live instead of survive in the neurological process actively instead of passively। तो यहाँ जो बात करते हैं वो कि जब तक हमारा ऑर्गेनिज्म फुल्ली डेवलप नहीं होता है तब तक वो जो है वो ऑटोमेटिकली वो सब, जैसे कि हम जीते हैं अभी, तो हमारा मानो कि ये ऑर्गेनिज्म फुल्ली डेवलप नहीं है, देह तंत्र, बॉडी ब्रेन सिस्टम, तो क्या होता है कि वो पैसिव, उसके अंदर जो होगा वो सब पैसिव रजिस्ट्रेशन होगा, पैसिवली रजिस्टर सब होगा। और जो पेन है उसका भी एक्सेप्ट कर लेते हैं कि भाई जो है वो जो आ रहा है वो उसको एक्सेप्ट किया जाता है, क्योंकि वहाँ उसके पास के अंदर वो एक्टिव अवेयरनेस के साथ वो व्यक्ति जीती नहीं है और वो इस तरह उसका डेवलपमेंट नहीं हुआ है। तो फर्स्ट स्टेप हमें क्या करना है कि जो हम ऑटोमेटिकली जी रहे हैं उसके बदले में हमें एक्टिवली जीना पड़ेगा। मतलब कि यहाँ दो शब्द, लिव और सर्वाइव। एक लिव जो है वो जीना है और सर्वाइव मतलब खाली अस्तित्व टिकाने के लिए जीता है। तो हमें अस्तित्व टिकाने के लिए नहीं जीना है, हमें फुल्ली जीना है। एक जीवन भगवान ने दिया है, उसको आनंद के साथ में उसका जो राइट यूज़ किस तरह हो सकता है इस तरह उसको हमें जीना है, न कि पैसिवली जीना है। या कई लोग मरते मरते जीते हैं
एक बोझ के नीचे जीते हैं लोग, तो वो एक सर्वाइव की स्थिति जैसा हो जाता है। जब जीवन जो है वो अगर खुशी के साथ व्यक्ति जीता है, चैलेंज के साथ में जीता है, तो वो एक लिविंग, एक जीवन जिसको हम कह सकते हैं, इस तरह हो सकता है। बाकी तो वो न्यूरोलॉजिकल प्रोसेस ही हो जाएगा। पैसिवली जो है वो प्रक्रिया एक न्यूरोलॉजिकल प्रोसेस के रूप में ही हो जाएगी। तो हमें इस तरह नहीं जीना है, पर एक्टिवली, ऑटोमेटिकली नहीं, यांत्रिक रूप में नहीं जीना है। हमें पूरी जागृति के साथ, अवेयरनेस के साथ जीना है। This will push the organism and the experiencer a step forward. That is, it will push the organism and the experiencer from the areas of 1. Sleep and dreams, and 2. Waking or daydreaming to the third stage of awakeness. This is easily said than done. तो इसके लिए अगर हम एक्टिवली जीना शुरू कर देंगे, ऑटोमेटिकली जीने के बदले में एक्टिवली हम जीना शुरू करते हैं, तो क्या होगा कि जो हम जागृति का जो 2 आयाम में जीते हैं, एक आयाम जो है हमारा स्लीप और ड्रीम का होता है, रात को सो जाते हैं और स्वप्न की स्थिति के अंदर, और दूसरा जो है वो दिन भर में जागते तो है पर डे ड्रीमिंग की स्थिति के अंदर, दीवा स्वप्न, मतलब एक इमेजिनेशन के अंदर जीते हैं, दिन भर में विचारों में खोए रहते हैं। तो विचारों में खोया रहना वो डे ड्रीमिंग होता है। तो इस तरह की 2 स्थिति है। इसके ऊपर की स्थिति, तीसरी स्थिति है वो अवेकननेस की है, मतलब रियल जागृति जिसको कहते हैं। तो जागृति की स्थिति के अंदर फिर हम आ सकते हैं। हमारा ऑर्गेनिज्म जो है या एक्सपीरियंसर जो है वो ये तीसरी स्थिति में भी आ सकता है। कब आएगा कि हम जब ऑटोमेटिकली जीना छोड़ देंगे और एक्टिवली जीना शुरू कर देंगे। दिस इज द डिफिकल्ट ट्रेनिंग। हाँ, और ऊपर कहते हैं दिस इज इजीली सेड देन डन। ये करना मुश्किल है, कहना तो आसान है कि ऐसा ऐसा करो, ऐसा ऐसा करो, जागृति में आ जाओ, पर ये अवेकननेस की जो तीसरा स्टेज में आने के लिए बहुत लंबी साधना करनी पड़ती है, बहुत लंबी जागृति का अभ्यास करना पड़ता है। दिस इज द डिफिकल्ट ट्रेनिंग द ऑर्गेनिज्म एंड द एक्सपीरियंसर हैव टू अंडरगो, एंड इन सो डूइंग द ऑर्गेनिज्म विच इज नॉट फुल्ली डेवलप्ड इज फुल्ली डेवलप्ड। तो ये एक डिफिकल्ट ट्रेनिंग है, बहुत दिक्कत वाली बात है, क्योंकि मेहनत करनी पड़ती है हमारा बीइंग को, या बीइंग मतलब यहाँ हमारा ऑर्गेनिज्म को उठाने के लिए, दोनों को जोड़ने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। एक ट्रेनिंग जो हम साधना कर रहे हैं, एक प्रकार की ट्रेनिंग ही, हमारे बॉडी ब्रेन सिस्टम को हम ट्रेन कर रहा है ऊपर उठने के लिए, जागृति की ओर जाने के लिए। तो वो जो है वो ट्रेनिंग है, और ये उसमें से इनको ये पसार होना ही पड़ेगा, फिजिकल बॉडी और एस्ट्रल बॉडी को उसमें से पसार होना पड़ेगा, और तब जाके फिर वो दोनों फुल्ली डेवलप हो सकते हैं। टू मेक दिस पॉसिबल, मैनी कम फॉरवर्ड विथ पैकेज डील्स, रिलीजन, फिलोसफी, थियोलॉजी, योगा, TM, गॉडमैन, ऑल कॉम्पीट टू शो द वे। यहाँ थोड़ा सतायर में वो कहते हैं कि इस तरह आपको बहुत लोग लालच भी देंगे, आपके पास पैकेज लेके आ जाएंगे ऐसा सौदा करने के लिए, डील करने के लिए, कि देखो हमारे पास ऐसा पैकेज है जिसमें हम आपको ये अवेकननेस की स्थिति तक हम ले जा सकते हैं, या आपका ऑर्गेनिज्म या जो अंदर एक्सपीरियंसर है उसको एक ऊपर उठा सकते हैं। और इस तरह रिलीजन वाले हैं, फिलोसफी वाले हैं, धर्मशास्त्र वाले, योगा वाले हैं, ये सब इस तरह गॉडमैन भी होते हैं बहुत। तो ये सब हमें एक पैकेज बताएंगे कि हमारे पास ये है, ये करो, इस तरह करने से आप इस तरह डेवलप हो जाएगी। और इन सब के अंदर फिर कंपटीशन भी चलती है। कोई कहता है कि नहीं, मेरा जो पैकेज है वो अच्छा है, ये करने से आप जल्दी पहुंच जाओगे। कोई कहता है कि नहीं, इससे भी शॉर्टकट हमारे पास है,
कि थोड़ा समय ही करो आप पहुंच जाओगे। तो ये सब चलता है, अध्यात्म के नाम पर बहुत सारी दुकानें चलती है, वो हम सब देखते हैं। द फर्स्ट चेंज we anticipate would be that instead of automatic reactions of the neurological system which makes the organism and the experiencer behave irrationally and automatically, the organism and experiencer, that is self, should direct the behavior or performance as required and not be subject to internal emotional storm. If this much is not possible consciously, the more difficult task ahead is sure to meet with dismal failure. अब अगर हम पहला एक चेंज की, जो परिवर्तन की कोई अपेक्षा रखते हैं, तो हम जो ऑटोमेटिक हमारे जो रिएक्शंस होते हैं, जो कि न्यूरोलॉजिकल एक प्रोसेस है, जो हमारे ऑर्गेनिज्म, और उसके कारण क्या होता है कि हमारा ऑर्गेनिज्म और एक्सपीरियंसर, मतलब फिजिकल बॉडी, एस्ट्रल बॉडी जो बिहेव करता है वो इरेशनली और ऑटोमेटिकली होता है। वो जो विवेक बगैर का, बिना विवेक का उसका एक बिहेवियर, उसका बर्तन होता है। तो ऑटोमेटिक रिएक्शंस के अंदर और तो क्या अपेक्षा रख सकते हैं, वो तो इरेशनल ही होगा और वो एक प्रतिक्रिया के रूप में, रिएक्शन के रूप में एकदम बाहर आ जाएगा। तो उसके बदले में हमें क्या करना है कि जब ये ऑर्गेनिज्म और एक्सपीरियंसर दोनों अब कोऑर्डिनेट हो गए, सेल्फ एक हो गया है, तो उसको जो है वो एक जो बिहेवियर होता है या एक परफॉर्मेंस होता है, तब उसके अंदर तभी उसको ये इन्वॉल्व होना है। अब क्या होता है कि हर चीज़ के अंदर ये बॉडी ब्रेन सिस्टम कूद पड़ता है और इन्वॉल्व हो जाता है, पर ऐसा नहीं होना चाहिए। ये जो सेल्फ है उसको गाइड करना चाहिए उसको कि भाई अभी बिहेवियर किस तरह करना है और कब करना है, जब ज़रूरत होती है तभी उसको करना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि अंदर कोई एक इमोशनल स्टॉर्म्स आ गया, एक तूफान उठ गया और फिर हम इसके साथ में जुड़ गए और मिसबिहेवियर करने लगे या कोई इरेशनल बिहेवियर करे, वो स्थिति अब नहीं होनी चाहिए। इफ़ दिस मच इज़ नॉट पॉसिबल कॉन्शियसली, अगर इतना भी हम कर नहीं सकते हैं तो फिर आगे का काम जो है वो बहुत मुश्किल हो जाएगा और उसका जो परिणाम जो है वो निराशाजनक परिणाम, उसमें निष्फलता ही मिलेगी हमें। तो इतना तो करना पड़ेगा कि कम से कम ऑर्गेनिज्म और एक्सपीरियंसर, मतलब फिजिकल बॉडी और एस्ट्रल बॉडी को जोड़ने का काम तो हमें पहले ही स्टेप में करना पड़ेगा। सो वी मस्ट चेक द सीक्वेंस ऑफ बिहेवियर और परफॉर्मेंस of the neurological process of the organism resulting in our automatic behavior and then see if we can reverse this process. अब यहाँ कोई टेक्निक वो देना चाहते हैं कि अगर हमें ये उसको दोनों को कोऑर्डिनेट करना है या जो बिहेवियर जो है उसको ठीक करना है, जो इरेशनल बिहेवियर है उसको ठीक करना है, तो क्या करना पड़ेगा। तो पहली बात तो ये है कि हम हमारा जो बिहेवियर का जो सीक्वेंस है, जब हम कुछ बिहेव करते हैं, कुछ परफॉर्म करते हैं, हर चीज़ बोलते हैं, काम करते हैं, किसी के साथ और कुछ करते हैं, तो हर चीज़ को हमें एक उसको चेक करना चाहिए या ऑब्जर्व करना चाहिए कि कौन सी सीक्वेंस में वो चीज़ उत्पन्न होती है, उसका क्रम क्या है। हालांकि ये सारी चीज़ न्यूरोलॉजिकल प्रोसेस ही है, पर फिर भी उसको हमें ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि जैसे कि एक घटना होती है तो क्या हुआ, जैसे कि एक घटना हुई और किसी ने मुझे एक्साइट किया, तो पहले मैं एक्साइट हुआ, उसके बाद में क्या हुआ तो मेरे मुंह से गलत शब्द निकलने लगे, उसके बाद आगे क्या हुआ तो मैं झगड़ा करने लगा, हो सकता है मारपीट करने लगा। तो ये एक सीक्वेंस हो गई हमारे बिहेवियर की। तो ये इसको हमें ऑब्जर्व करना है कि किस तरह हुआ। अब टेक्निक ये है कि ये सारी प्रोसेस को क्या हम रिवर्स कर सकते हैं, तो ये किस तरह होता है तो वो फिर आगे बताते हैं।
दिस में बी डिफिकल्ट बट हैज़ टू बी डन। अब ये जो प्रोसेस है रिवर्स प्रोसेस वो करनी ही पड़ेगी, तब जाके वो अंदर का जो ये एक मैकेनिकल या ऑटोमेटिक जो न्यूरोलॉजिकल प्रोसेस चलती रहती है उसको हम तोड़ सकेंगे, फिर हम अवेयरनेस के साथ जी सकेंगे। हाउ डू वी बिहेव एज एट प्रेजेंट, व्हाट आर द फैक्टर्स। तो अभी हम जी रहे हैं वो किस तरह हम जी रहे हैं कि हमारा वर्तमान में हमारा बिहेव कैसा है, हमारा वर्तन कैसा है और उसके फैक्टर्स क्या है, उसके परिबल क्या है। तो पहली बात है ए, इम्पल्स, स्टिमुलस, एक्सटर्नल और इंटरनल। तो क्या होता है कि एक इम्पल्स आता है बाहर से, वो हमें स्टिमुलेट करता है, उत्तेजित करता है। वो इम्पल्स अंदर से भी आ सकता है, बाहर से भी आ सकता है। फिर दूसरी स्थिति बी, गिविंग राइज टू मेंटल, इमोशनल एंड सेंसरी एक्सपीरियंस विद द हेल्प ऑफ मेमोरी पैटर्न्स पुल्स टू ए एंड बी। अब दूसरी स्थिति में क्या होता है कि जब ये इम्पल्स आया और स्टिमुलेट किया तो हमारे अंदर मेंटल, इमोशनल या सेंसरी जो एक्सपीरियंस है वो जो अंदर मेमोरी पड़ी है उसको लेके फिर इस तरह का कोई एक क्रिया हो सकती है, मेंटल लेवल की, इमोशनल लेवल की या सेंसरी लेवल की, जो हमारी मेमोरी को लेके एक क्रिया बनेगी। और तीसरा, लीडिंग टू इरेशनल, इरेटिक एंड ऑटोमेटिक बिहेवियर और परफॉर्मेंस ऑन आवर पार्ट। और उसके बाद में क्या होगा कि हमारा एक इरेशनल, मतलब कि ये बिना विवेक का या बुद्धि का उपयोग किए बिना का या एक विचित्र प्रकार का और ऑटोमेटिक बिहेवियर हम मतलब कि चालू हो जाएंगे। जैसे कुछ सामने से आया कि हम भी साथ सामने कूद पड़ेंगे, ऐसी जो एक अंदर ऑटोमेटिक बिहेवियर हमारा हो जाता है, वो ये तीसरी स्थिति बनती है। तो तीन चीज़ एक घटना के लिए हमारे साथ में होती है। इम्पल्स का आना वो हमें उत्तेजित करता है, फिर हमारे अंदर इमोशनल या मेंटल या सेंसरी चीज़ें, इसकी मेमोरी चालू हो जाती है और लास्ट में फिर हम उसका एक एक्ट मतलब बिहेवियर करते हैं कि जो इरेशनल है, इस तरह का बिहेवियर हम करते हैं। ये हमारा पार्ट है। दिस वी शो in diagram 1 and this sequence is denoted by the formula 2482। तो जो डायग्राम 1 वाले जो 2482 की स्थिति वाले लोग जो है, या मानो कि हम कभी नीचे उतर के 2480 की स्थिति में आ जाते हैं, तो इसी तरह का हमारा बिहेवियर होगा। ये इम्पल्स, स्टिमुलस, एक्सटर्नल और इंटरनल बी। अब इसको यहाँ तीनों को फिर से दिया है। इम्पल्स, स्टिमुलस, एक्सटर्नल और इंटरनल, बी मेमोरी पैटर्न्स एंड एक्सपीरियंसल न्यूरल प्रोसेसेस, सी बिहेवियर और परफॉर्मेंस, इरेटिक, ऑटोमेटिक। तो ये तीन चीज नॉर्मली तीन प्रकार के फैक्टर्स हमारा बिहेवियर के अंदर होते हैं। हाउ शैल वी नाउ रिवर्स द सीक्वेंस। अब ये तीन चीज है, मतलब कि पहले ये बना, फिर ये बना, फिर ये बना। अब इसको रिवर्स करना है, तो किस तरह ये सीक्वेंस को हम रिवर्स करेंगे। इट विल नीड ए लिटिल एक्सप्लेनेशन। अब थोड़ा ये समझाना पड़ेगा उनको कि भाई किस तरह ये लास्ट में है, मतलब कि जो हमारा ऑटोमेटिक परफॉर्मेंस हो गया वो पहले, इसका मतलब तो ये हुआ कि ये पहले होना चाहिए, तो वो कैसे। नाउ सी शुड बी द फर्स्ट स्टेप ऑफ द सीक्वेंस इंस्टेड ऑफ लास्ट। अब जो सी लास्ट में जो बिहेवियर या परफॉर्मेंस जो है हमारा, फिर the self, that is the organism and experiential coordinated by various practices, will decide on performance और behavior। अब जो है जो सेल्फ है, जो अभी हमारा ऑर्गेनिज्म और एक्सपीरियंस जो कोऑर्डिनेट हो गया, दोनों साथ में काम करने लगा है, फिजिकल बॉडी और एस्ट्रल बॉडी, और जो सेल्फ बना है, तो इस प्रकार का सेल्फ अब डिसाइड करेगा कि भाई परफॉर्मेंस और बिहेवियर किस तरह का होगा। तो ये जो लास्ट वाला परफॉर्मेंस है वो कौन करेगा, सेल्फ जो है वो डिसाइड करेगा। तो लास्ट चीज अब हम पहले होगी। व्हाट काइंड ऑफ बिहेवियर।
The decision is now intellectual based on reason as to what the performance or behavior shall be. अब डिसीजन जो ये सेल्फ लेगा वो एक इंटेलेक्चुअल टाइप का लेगा, एक रीजनिंग वाला, बुद्धि के साथ में बौद्धिक रूप में इंटेलेक्चुअल प्रकार का लेगा कि किस प्रकार का बिहेवियर अब करना है। पहले तो हो गया ऑटोमेटिक, इरेटिक हो गया, पर अब जो है वो यहाँ इस तरह का नहीं होगा, वो डिसाइड करेगा सेल्फ। This we denote in diagram 3a by formula 5221. This also needs explanation. अब ये 3a की स्थिति के अंदर जब ये दोनों बॉडी ब्रेन सिस्टम काम कर रहा है तब ये स्थिति 5221 की है, वहाँ इस प्रकार का बिहेवियर का हम ये कर सकते हैं। This also needs explanation. You will naturally ask how can one decide on performance or behavior when one has yet does not know the stimulus impulses. अब यहाँ एक सवाल उठेगा हमारे अंदर कि भाई हम तो स्टिम्युलस क्या है, इम्पल्स किस तरह आते हैं और हमें उत्तेजित करते हैं, ये कुछ नहीं जानते हैं, तो हम परफॉर्मेंस को जो लास्ट में है उसको पहले के फर्स्ट स्टेप के अंदर किस तरह करेंगे। तो ये एक हमारा प्रश्न होगा। तो यहाँ वो बताते हैं, द सेकंड स्टेप दैट इज एक्सपीरियंस either mental, emotional or sensory, that is the emotions are refined now as a way of living and not just happening at random without controls as earlier, because self has been generated by hard work and there will not be a surge of emotions as earlier dictating the irrational behavior or performance of the organism and becoming the experience of the experiencer. अब सेकंड स्टेप के अंदर क्या करना है कि जो एक्सपीरियंस जो हमें हुआ सेकंड स्टेप के अंदर हमने क्या देखा कि मेंटल, इमोशनल या सेंसरी जो एक्सपीरियंस हम करते हैं मेमोरी को लेके, तो वो जो है वो अब यहाँ कि वो रिफाइन हो गए, क्योंकि इतनी साधना की है, सेल्फ बन गया है, तो ये सब चीज़ भी हमारी जो है वो अंदर रिफाइंड हो गई है। तो अब वो एक हैपनिंग के रूप में या ऑटोमेटिक रूप में वो नहीं होगा, एक वे ऑफ लिविंग के रूप में, पर नहीं कि एक जस्ट हो जाता है, इस तरह ये नहीं होगा जैसे पहले इस तरह का होता था, क्योंकि हमने सेल्फ को हार्ड वर्क करके जनरेट किया है। तो अभी सेल्फ का जब रोल आता है तभी ये पॉसिबल होगा कि ये जो सेकंड स्टेज है वो हम परफॉर्म कर सकें। अब यहाँ लास्ट बात करते हैं, एंड ए बिकम सी। तो जो ए जो है, तो ये तो हमने देखा कि ए बिकम सी, जो ए पहला था अपना स्टिमुलेशन इम्पल्स, वो लास्ट में आ जाएगा सी। सी जो था वो ए हो गया, ए था वो सी हो गया। स्टिमुलस इम्पल्स एक्सटर्नल और इंटरनल, दैट इज इनकमिंग इम्पल्सिस विल identical memory pattern with identical memory patterns are re-educated by sensing in advance. Just as we sense in advance our internal stimulus of passing urine or stool or in a throw up, also in case of hunger, thirst or sex. तो ये जो है वो किस तरह अब ये जो है वो सी हो जाएगा। तो नॉर्मली हमारे अंदर फिजिकल लेवल के ऊपर हमारे अंदर एक अनुभव होता है कि जैसे हमें यूरिन के लिए या स्टूल पास करना होता है तो एक सेंसेशन होता है और फिर हम इसके लिए क्रिया करते हैं। तो सेंसेशन इम्पल्स पहले आया और क्रिया बाद में आई। तो वो ये कहते हैं कि यहाँ भी हमें इस तरह करना है कि अब जो वो सेल्फ जो है वो इतना एडवांस हो गया है कि वो इस तरह भी वो काम करेगा कि ये सेंसिस जो है, ये जो सेंस करना है वो पहले कर लेगा, सेंसिंग इन एडवांस।
तो पहले से ही वो सेंस कर लेगा कि किस तरह की घटना होनी है और वो क्या करना है। तो वो घटना का एडवांस में सेंसिंग अब जब वो सेल्फ डेवलप होता है तब ये चीज बन सकती है। तो ये सबको री एजुकेट में करना पड़ता है कि इनकमिंग इम्पल्स जो आने वाला है, जो स्टिम्युलस करने वाला है, और उसके साथ में जो मेमोरी पैटर्न मिलने वाली है, वो सब हमारा री एजुकेट हमें करना पड़ता है। और उसके साथ में हमें फिर ये सेंसिंग का एक अनुभव हो जाएगा कि भाई इस तरह ये एडवांस में सेंसिंग होगा कि हाँ इस तरह हो सकता है। तो ये एक रिवर्स की प्रोसेस इस तरह उन्होंने बताई है। अब नेक्स्ट टाइम आगे डिटेल में देखेंगे। आप भी इसके ऊपर थोड़ा विचार करना कि ये रिवर्स प्रोसेस किस तरह होती है, या आप इसमें आगे पढ़ सकते हैं। तो यहाँ रुकते हैं।